उसके साथ बैठा, उससे बात करी, तो सिर्फ 10% में उसी के साथ रहता था वहाँ, जहाँ पर एक लड़की के साथ 20-22 दिन। और मैं आपको लास्ट में ये बताऊं मैम कि उसको कभी ये नहीं पता चला, लड़की को पता नहीं था, लड़की को लास्ट तक भी पता नहीं था, हाँ। कभी नहीं पता चला। लेकिन लड़की के दिमाग में हमने एक चीज डाल दिया था कि बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च होने वाले हैं। तब लड़की ने ये बोला या तो मुझे छोड़ दे, और लड़का रेडी हो गया मैम। कौन भेज रहा है आपको? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये धमकी कहाँ से आते हैं? आपको जान से मारने की धमकियां कहाँ से मिल रही हैं? मैम देखिए, जो चाहे हम लोग बात अगेंस्ट नहीं करते मैम, हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो जनता को पता होनी चाहिए, सच बोलते हैं। हाँ। और देखो, जो भी धमकी देते हैं, चाहे वो एक फ्रंट में एक टेररिस्ट आता है, लेकिन टेररिस्ट के पीछे कौन होते हैं मैम? दुनिया की एजेंसीज होते हैं। एजेंसी कभी डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी किसी को भी। अब देखो, MI6 मेरे को डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, CIA डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, DGFI डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी। वो क्या होता है, एंटी एलिमेंट्स को आतंकवादियों के माध्यम से क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, फ्रंट सामने आतंकवादियों को रखते हैं मैम, है ना। तो ऐसे थ्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है थ्रेट देना, इसलिए तो आतंकवादी बने ना मैम। हमारा अपना काम है मैम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं मैम। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, डर किस चीज का मैम? एक क्वेश्चन मैम। धमकी जिस तरह से दी जाती है आपको, मतलब उससे कोई मतलब डर किस चीज का? लेकिन चलो, धमकी भी कोई आदमी देगा, डर किस चीज का मैम? जान के जाने का। मैम मुझे संसार का वो व्यक्ति बता दो जो नहीं मरेगा मैम। सबको मरना है। आपको संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं मरेगा। तो आप इन धमकियों की परवाह नहीं करते? बिल्कुल नहीं मैम। कोई आपके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती? मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी एजेंट, धरती का कोई भी एजेंट मैम किसी थ्रेट से नहीं डरता मैम। वो थ्रेट से डरेगा तो एजेंट ही नहीं बनेगा मैम। तो एक मजबूत एजेंट बनने के लिए, जासूस बनने के लिए फियरलेस होना जरूरी है। आप काम ही नहीं कर पाओगे मैम, बिल्कुल। आप एनिमी के एरिया में हो मैम, जहाँ अगर हल्का सा भी आपके फेस पर थ्रेट आ गया तो आपको दूसरा एजेंट पहचान लेगा कि बॉडी में तेरे तो चेहरे पे मुझे थ्रेट दिख रहा है। तो जब आप जासूस बनकर जाते थे, जब आप इसमें काम में थे, तो क्या अपनी वेशभूषा और ये सब भी बदलते थे, अपनी भाषा? वो पिक्चरों में रहता है मैम। अच्छा, ये सब पिक्चरों में होता है। तो असल में क्या होता है मैम? असल में होता है, आप जिस कवर आईडी में गए हो। अच्छा, आप भी मैम डेली यहाँ कैब पर गए होंगे, बहुत बड़ी कैब जाते हो। अच्छा, आपने कैब वाले से कितना बात कर लिया आज तक? कभी नहीं, बस OTP दिया और बस हो गया, खत्म। हो सकता है उसी कैब में कोई एक एजेंट हो, फिर क्या आपने कभी बात करी है? नहीं। तो फिर खत्म हो गया ना मैम की साइड। बस इसका मतलब आप कैब चला रहे थे? नहीं, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। आपने अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क नहीं बताया मुझे, कि जो आपको लगा हो कि सबसे चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैम देखिए, कि एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ मैम। हमारे को किसी इंसान को सरेंडर करवाना था मैम। एक था लड़का जो किसी इंसर्जेंट ग्रुप के लिए काम करता था इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी भी टेरिटरी के एरिया, उसको सरेंडर करवाना था। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोस्त बनी मेरी वो, है ना मैम, क्योंकि मुझे उसके थ्रू उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना है मैम। अच्छा। है ना। इसमें दिक्कत ये थी मैम, क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क है कि मैं जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा हूँ, दोस्त है मेरी ऑनली, तो मैं उनके एरिया में हूँ, एनिमी के टेरिटरी में हूँ, उनके एरिया में हूँ। तो लगभग 20-22 दिन तक वो ऑपरेशन चला था मैम। और उस 20-22 दिन तक ये लगा लो कि जब भी मैं उसके साथ बैठा, उससे बात करी, तो सिर्फ 10% में उसी के साथ रहता था वहाँ पर। 90% मेरे को सिर्फ उसी के बॉयफ्रेंड या उसी एनिमी का खतरा दिखता था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं उस 22 दिन में से किसी भी क्षण, एक भी मिनट, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए कि यार ये किस के लिए काम करता है और यह क्यों आया है, तो वो लोग मैम क्या करते हैं, आदमी की बॉडी में 18-20 नट बोल्ट डालते हैं मैम। तो एक लंबा ऑपरेशन था जहाँ पर एक लड़की के साथ 20-22 दिन। और मैं आपको लास्ट में ये बताऊं मैम कि उसने अपने जैसा हम लोगों ने चाहा, उसको कभी ये नहीं पता चला, लड़की को पता नहीं था, लड़की को लास्ट तक भी पता नहीं था। हाँ। कभी नहीं पता चला। लेकिन लड़की के दिमाग में हमने एक चीज डाल दिया था कि बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च होने वाले हैं और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी या यहाँ पर एक ऑपरेशन करेगी, कंबाइन ऑपरेशन दूसरी आर्मी के साथ, उस देश का नाम नहीं बताऊंगा। तो सारे एंटी एलिमेंट्स या जितने भी इंसर्जेंट है मारे जाएंगे। तो लड़का और लड़की अच्छे बॉयफ्रेंड, रिलेशन उनका अच्छा था। तो लड़की ने हर बात उस तक पहुंचानी शुरू करी और डिप्रेशन में, मतलब लड़की ने ये बोला या तो मुझे छोड़ दे, और लड़का रेडी हो गया मैम, कि लड़का रेडी हो गया कि सरेंडर करने के लिए। बस इत्तेफाक की ये बात थी मैम कि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल गया था कि ये सरेंडर करने की तैयारी में है। तो उस लड़की को भी शूट आउट कर दिया मैम, है ना। उस लड़की को भी गोली मार दी उन्होंने और उस लड़के को भी गोली मारा। तो लड़का तो नहीं मरा, लेकिन वो बेचारी इनोसेंट लड़की जिसका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं मैम, वो मारी गई।
तो आपको तो उस इसका चीज का अफसोस दुख है होता मैम कि जिसको कभी कुछ नहीं पता था, तो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आए और उस लड़की को भी शूट आउट किया। वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई और लड़के को भी मरा हुआ समझ के चले गए थे, तो लड़का जिंदा रहा। तो दुख हुआ क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता चला कि मैं मरी क्यों। मतलब एक इनोसेंट की जान एक चली इनोसेंट गई। की जान चले गई। तो फिर कई बार लगता है मैम कि देश के हित के लिए व्यक्तिगत कोई भी निजी फायदा, अगर देश के हित में फायदा हो तो हमारे को इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा मैम। जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस हैं, कई बार अपने इमोशंस को भी आपको पीछे रखना पड़ता है। अभी अपने- आपने बांग्लादेश वाले में सुना हाँ। होगा मैम कि एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करना पड़ा मैम। हाँ, आपने बताया मैंने अभी एक शुरुआत रिवील करना पड़ा ना बिल्कुल, मैम। हाँ। मुझे भी दुख है कि मैं एक ऑफिसर की ऑडियो को रिवील कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए हजारों लोग मर रहे हैं मैम। मुझे पता है कि उस ऑफिसर को ढूंढ के मार देंगे वो लोग। एग्जाम्पल के लिए ISI उसको ढूंढ लेगी, DGFI उसको ढूंढ लेगी, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ ही लेंगे वो लोग। मुझे पता है कि एक इंसान को नुकसान होगा, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग मरने से बचेंगे मैम। अब आपने चूंकि कहा है कि आपको जल्दी कहीं जाना है, तो बातचीत खत्म करने का समय आ रहा है, लेकिन एक बार मुंबई चलते हैं। मुंबई में क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली मुंबई कितने चक्कर लगाते हैं, और मुंबई में क्या खास काम हो रहा है, और आपकी फिल्में हम कब तक देख सकते हैं? इस बारे में दर्शकों को बताइए। 2026 में लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने कुछ एक चीज़ें लिखने की कोशिश लिखी है मैम, तो शायद नेटफ्लिक्स में कुछ एक वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी। कुछ एक फिल्म मेकर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये जासूसी कहानियां आप लेकर आए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जासूस कैसे काम करता है, मुझे डर लग रहा है। मैं एक जासूस के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ आने से पहले मेरे बारे में भी सब कुछ पता कर लिया है। तो ये जो जितनी फिल्में आप कह रहे हैं, वो सारी जासूसी कहानियां हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए? ग्राउंड एक्सपीरियंस मैम, ग्राउंड रियलिटी। तो दुनिया में एक्चुअल होता है क्या, किस तरह से स्पाई काम करता है, एक्चुअल में क्राइम है क्या, क्राइम वर्ल्ड क्या है, कैसे ड्रग माफिया एक्चुअल में काम करते हैं, टेररिज्म क्या है, टेररिज्म की शुरुआत। तो इनको सबको मतलब एक पिक्चर के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को देखने को मिले, कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स माफियाओं से कभी आपकी टक्कर हुई है? कभी उनके लिए, उनको मिटाने के लिए कोई काम किया आप लोगों ने? एक्चुअली क्या मतलब करती ही रहती है एजेंसियां, लेकिन वैसे आपका ड्रग्स में- एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रही देखो, मैं यूथ को भी बताना चाह रहा हूँ लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से। आपको लगता है आतंकवाद, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है वो जड़ जो है वो ड्रग है। हाँ। आप जो बच्चे हैं आज के टाइम, अगर आप किसी से ड्रग्स खरीद रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आप अपना तो बुरा कर रहे हो, लेकिन आप इस दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जब एक ड्रग्स किसी देश से निकलता है, उस ड्रग्स की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए केजी होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर घुसता है, उस ड्रग्स की कीमत हो जाती है 1 करोड़ रुपए केजी। जब वही ड्रग्स अमेरिका वगैरह में कहीं पहुंचता है तो उसकी कीमत होती है 9 करोड़ रुपए केजी। 1 लाख रुपए केजी वाला 9 करोड़ रुपए केजी तक पहुंच रहा है, तो आप ये समझो पैसा कहाँ जा रहा होगा। उन आतंकवादियों को हथियार कहाँ से मिलते हैं, उन आतंकवादियों को फंड कहाँ से मिलता है। तो आप जो ड्रग्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी के हाथ में AK-47, M16, RDX, TNT पकड़ा रहे हैं मैम, तो आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, ड्रग्स को आज से ही छोड़ दो। ये बहुत अच्छी बात की आप, चूंकि जेन जी जो मतलब युवा, और खासकर बहुत सारे देश के बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी दुनिया में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपने जो अपील की है कि आप नशा से दूर रहें, मादक पदार्थों से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, ये इस अपील में चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों से ये बातचीत जरूर करें कि जो लोग भी इस तरह के जो नशा करते हैं वो इससे दूर रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बस उनको लग रहा है कि मैं नशा कर रहा हूं, भाई तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मुझे तुमसे मतलब नहीं है। जो इंसान खुद को बर्बाद करना चाहता है वो कल नहीं आज कर ले, लेकिन आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, आप तो खुद तो बर्बाद हो रहे हो। क्योंकि नशे में जिस दिन आपने पहली बार नशा किया होगा, आप यकीन करना, आप सोच लेना पुराना, उस दिन आपने क्या होगा, पहली बार चखा होगा, टेस्ट किया होगा। दुनिया में आज कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट हूं, तो जब पहली बार कोई ड्रग्स को चखता है ना मैम, वो कहता है कैसा है टेस्ट, शौक, वो शौक के तौर पर लेता है। फिर वो शौक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी आदत बनेगा, और जो फिर आदत मजबूरी। जो टेररिज्म, जो लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, वो उनको भी तो ड्रग्स दे करके उनको जो कह रहे हैं ब्रेन वॉश किया जाता है। वो भी तो इस तरह से, जो हमने भी पढ़ा है बहुत सारी चीजें, कि उसमें इस तरह से एक स्टेप होता है, पहला स्टेप। जी मैम, उनको बिल्कुल। नशा करा करके उनको अपने कब्जे में लेना धीरे धीरे। अच्छा, आपके अंदर जो लेखक छुपा था उसको किसने पहचाना?
आपके परिवार ने या बॉलीवुड ने? अरे मैम, मतलब बस मैंने कहा मैम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंडस्ट्री में गए, कुछ एक पिक्चरें देखी, मैंने कहा यार ऐसा तो थोड़ा बहुत मैं किताबें भी लिखी हैं आपने? तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो लिखने की कोशिश करी और लोगों को पसंद आया मैम। और जितने भी जिन मेकर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिन प्रोडक्शन हाउसों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया उनको, तो लोगों का प्यार है, अभी देखते हैं कैसा होता है मैम। अच्छा, ये जासूसी का करियर जो लोग अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स है आपके पास? हाँ, जो भी इन फ्यूचर के अंदर जिसको लगता है कि यार मैं दुनिया देश की के लिए, देश सेवा के लिए यदि कोई स्पाई बनना चाहता है, RNAW में जाना चाहता है यदि, तो वो कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर आप जाना चाहते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। आप यूपीएससी के थ्रू अगर आप, तो वहाँ से भी RNW के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, बाकी एक ही ऑप्शन है, आप फोर्सेस से आप डेपोटेशन जा सकते हैं। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से डेपोटेशन जा सकते हैं, किसी भी आर्मड फोर्स से। और एक और चीज़, आप दुनिया में ईमानदार बन जाओ और देशभक्त बन जाओ। अगर आप सच में ईमानदार हो और देश हित की बात करते हो, देश के बारे में सोचते हो, तो हम लोग आप तक पहुँच जाएंगे, आपको ले लेंगे मैम। क्या बात है! यदि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आप देश सेवा के लिए स्पाई बनना चाहते हैं लकी बिस्ट की तरह, तो लकी बिस्ट आपको ढूंढ लेंगे, आप चाहे कहीं भी रहें। आपसे बातचीत करने का इतना मन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस बातचीत को जारी रखूं। आपको जाना है जल्दी, नहीं तो मैं तो चाहती थी कि अभी आपको चाय के एक दो चाय की कप और मंगवाऊं, फिर हम बातचीत को लंबा करें, लेकिन आपको जल्दी है तो ये पॉडकास्ट अब हमें खत्म करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लकी बिस्ट, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। आप मुंबई से आए हैं और आपने बातचीत की है, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के लिए ये खास था हमारा डिजिटल टॉक, जिसमें हमने बातचीत की पूर्व स्पाई लकी बिस्ट से, जिन्होंने अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने देश, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, कई मुद्दों पर बातचीत की है। तो बने रहिए आप सब टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का ये डिजिटल टॉक।